हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने जो है अपना सेकंड पार्ट कर रहे हैं मैन्योर का, जिसके अंदर अपने FYM और जो वर्मी आपकी ग्रीन मैन्योरिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। तो अपनों ने फर्स्ट क्लास के अंदर बेसिक जो इसकी चीज़ कंप्लीट कर ली थी। जैसे अपने ने एक पार्ट भी इसका कर लिया था, कौन सा, कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर कम होता है। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट तो कम होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। तो आज अपनों ने कंसनट्रेट तो कर रखी थी और आज अपने क्या करेंगे, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे FYM की। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, गोबर की खाद। फार्म यार्ड मैन्योर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि इसके अंदर NPK कंटेंट क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम होता है वो कितना कितना होता है। तो सबसे पहले आपको वो याद रखना है कि इसके अंदर कंटेंट क्या होता है। तो नाइट्रोजन की बात करूँ तो FYM में कितना होता है, 0.50%। फास्फोरस कितना होता है, 0.25%। और जो पोटेशियम होता है वो कितना होता है, 0.50% होता है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन कितना होता है, 0.50% होता है, फास्फोरस 0.25% और पोटेशियम कितना होता है, 0.50% होता है। किसमें, FYM फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर, गोबर की खाद के अंदर। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि FYM में नाइट्रोजन कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है, पोटेशियम कितना होता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि जो FYM होती है उसका CN रेशियो कितना होता है। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। तो याद रख लेना, जो इसका ऑप्टिमम CN रेशियो होता है, ऑप्टिमम CN रेशियो ऑफ FYM। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर का ऑप्टिमम CN रेशियो कितना होता है, 20:30:1। ठीक है, कितना होता है, 20:30:1। ठीक है, ये इसका जो CN रेशियो है वो है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, जिसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑप्टिमम CN रेशियो। इसके बाद में जब FYM करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसकी एप्लीकेशन कब करते हैं। तो 3-3 साल के बाद में जो है FYM की एप्लीकेशन की जाती है, हर साल नहीं करते हैं। जैसे आज कर ली तो इसके 3 साल बाद करेंगे, फिर 3 साल बाद, फिर 3 साल बाद, मतलब 3-3 साल का अंतराल रख के फिर जो है FYM की एप्लीकेशन की जाती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है FYM, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, FYM शुड बी applied every 3 year। ठीक है, FYM शुड बी अप्लाइड एवरी 3 ईयर। ठीक है, मतलब 3-3 साल का आपको सिस्टम याद रख के चलना है कि आज कर दी, इसके 3 साल बाद, फिर 3 साल बाद, मतलब ताकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जो इन NPK कंटेंट होते हैं, ये अच्छी तरह से जो है प्लांट्स को मिलते रहे। क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेशन कर देंगे तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे और प्रोडक्टिविटी उसकी लो हो जाएगी उस सॉइल की। ठीक है ना। हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट्स के लिए जो है बढ़िया होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होने पर वहाँ पे जो सॉइल होती है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, वाटर को होल्ड करने की वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि सारा पानी क्या है उसके अंदर, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बुरबुरी बना देते हैं मिट्टी को ना, तो उससे क्या है, पानी सारा नीचे चला जाएगा। तो इसलिए जो प्रत्येक 3 साल के बाद जो है आपको FYM की एप्लीकेशन करनी है। इसके बाद में करते हैं कि कब करनी चाहिए आपको। ठीक है, क्या किस टाइम पे करनी चाहिए। तो आपको क्या है, जब बुआई कर रही है फसल की उससे 3 से 4 हफ्ते पहले करनी है। ठीक है, सोविंग आफ्टर सोविंग 3 over 4 वीक। ठीक है ना। तो FYM की एप्लीकेशन कब करेंगे, बुआई से 3 या 4 सप्ताह पहले। ठीक है, एप्लीकेशन आफ्टर, नहीं बिफोर आएगा, आफ्टर तो बाद हो गया। एप्लीकेशन बिफोर 3 to 4 वीक ऑफ सोइंग। ठीक है, बुआई से 3 या 4 सप्ताह पहले, बिफोर। ठीक है,
तो ये आपको मेजर पॉइंट याद रखने हैं कि एनपीके कंटेंट कितना होता है, इसका CN रेशियो कितना होता है, और जो अप्लाई करते हैं वो कब करते हैं और किस टाइम पे करते हैं। तो बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले, ताकि जो अपनों ने गोबर की खाद डाली है वो सॉइल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपका मेन पॉइंट थे। अब इसके बारे में याद करते हैं कि गोबर की खाद बनाने की जो विधियाँ हैं, ठीक है ना, जो मेथड्स है वो देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो गोबर की खाद बनाने की विधियों की बात करते हैं, मेथड्स की बात करते हैं। ठीक है, मेथड्स की बात करें तो एक तो क्या है, जो पुरानी विधि है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या करते थे आप लोगों ने, यदि आप रूरल एरिया से हो, ग्रामीण एरिया से, तो वहाँ पे आपने नाम सुना होगा कुल्डी, है ना। तो उस पर क्या होता था, सारे गोबर वगैरह जो भी अवशेष वगैरह होता था, ठीक है ना, घर का कूड़ा कचरा सारा वहीं डाल देते और वहाँ पे जो सड़ कर अपने आप उस खाद को डाल देते। वो बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या न्यूट्रिएंट का लॉस भी बहुत होता था, ठीक है, अच्छी सड़ी हुई खाद भी नहीं होती थी। तो वो तो था एक पुरानी विधि, ठीक है। अभी जो है 2 मेथड जो है वो होते हैं, कौन कौन से इसके जो मेन वर्तमान विधियाँ हैं वो कौन कौन से, एक तो है मॉडिफाइड पिट मेथड, ठीक है, और एक कौन सा है ट्रेंच मेथड, ठीक है। सबसे बेस्ट जो मेथड माना जाता है FYM का, फार्म एड मैन्योर का, तो वो कौन सा है, ट्रेंच मेथड है। इसके अलावा मॉडिफाइड पिट मेथड भी है, ठीक है। ट्रेंच मेथड है ये सबसे बेस्ट माना जाता है और इसका डिस्कवर्ड किसने किया था, CN आचार्य ने, ठीक है। CN जो आचार्य जी हैं, इन्होंने जो है ट्रेंच मेथड को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है ना। तो अब अपने देखते हैं, पहले से अब मॉडिफाइड पिट मेथड की बात करेंगे, फिर ट्रेंच मेथड की बात करेंगे। इनके अंदर देखिए, आपको सिर्फ थ्योरी समझनी है कि क्या कुछ होता है, ठीक है, लेयर कैसे बनती है, खड्डे की लंबाई चौड़ाई, ये याद रखना है आपको। बाकी जो है मेन पॉइंट जो है उनके लिखाता जाऊंगा, ठीक है। और जो थ्योरी है वो आपको साथ साथ में मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वो आपको दिमाग के अंदर जो है याद रखना है कि क्या क्या इसके अंदर होता है, क्योंकि थ्योरी लिखाऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये ट्रेंच मेथड और मॉडिफाइड मेथड, ताकि जो थ्योरी क्लास वाले भी मेरी क्लास ले रहे हैं तो उनको भी समझ आ जाए कि किस टाइप से होता है, इनके अंदर खाद कैसे बनाई जाती है, ताकि जब वो थ्योरी एग्जाम में लिखे तो उनको अपनी भाषा में भी लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मॉडिफाइड पिट मेथड की, कि मॉडिफाइड जो पिट मेथड होता है इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर जो है पहले आपको गड्ढे का आकार याद रखना है कि कैसे होता है। तो मॉडिफाइड पिट मेथड है, इसके अंदर आपको 3-2-1 का सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। मॉडिफाइड पिट मेथड के अंदर जो गड्ढा बनाएंगे उसका रेशियो क्या रखना है, 3-2-1। 3 मीटर क्या होगी इसकी लेंथ, ठीक है, और 2 मीटर, ये मीटर में है सारा डाटा, ठीक है ना, ठीक है। तो 3 मीटर इसकी क्या होगी लेंथ, 2 मीटर इसकी क्या होगी विड्थ, और 1 मीटर इसकी क्या होगी जो डेप्थ होती है वो, ठीक है। तो ये 3-2-1 का रेशियो याद रखना है कि इसकी 3 मीटर तो लंबाई होती है और 2 मीटर चौड़ाई होती है और लगभग 1.10, ठीक है, 1.10 मीटर जो इसकी डेप्थ होती है किसकी, जो मॉडिफाइड पिट मेथड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना के इसके आगे लिख लेना। 3 मीटर ज़्यादा ही हो गया, 3 मीटर से थोड़ा बहुत तो कुछ रखें, ठीक है। ऐसे याद रखना आपको, 3 मीटर इसकी क्या होगी लंबाई, 2 मीटर इसकी चौड़ाई और इसे डेप्थ बना लेना, कितनी होती है 1.10 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया मॉडिफाइड पिट मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन याद होनी चाहिए। जब गोबर की खाद बना रहे हैं तो क्या क्या याद रखनी है आपको, जैसे जब भी गोबर की खाद बनाते हैं तो जो सैंडी सॉइल होती है वहाँ पे नहीं बनाते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जो यूरिन होता है उसका लॉस हो जाता है लीचिंग के द्वारा, ठीक है। तो आपको सैंडी सॉइल पे ये खाद नहीं बनानी है, ठीक है। दूसरा क्या है, आपको छायादार जो शेड बना होता है उसके नीचे गोबर की खाद बनानी चाहिए, ठीक है। फिर आपको एक और याद रखना है कि ऊंचे स्थानों पे बनाना चाहिए, ठीक है। जो ऊंचे स्थान होएगा, जैसे ये मान लो आपकी लैंड है, इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ताकि जो रेन वगैरह है, बरसात का पानी है वो इसके अंदर ना आ पाए, ठीक है, ताकि न्यूट्रिएंट लॉस जो है वो कम से कम हो। तो ये जो FYM की जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं वो याद रखने हैं कि एक तो सैंडी सॉइल पे नहीं बनाना है, छायादार स्थान पे बनाने हैं, और जो है थोड़ी सी जमीन भूमि से ऊपर रखना ताकि वर्षा का पानी उसके अंदर ना आ सके।
जो मॉडिफाइड पिट मेथड है इसके अंदर अपनों ने गड्ढे का आकार वगैरह देख लिया। अब इसकी थ्योरी देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिटर यानी बिछावन जो है उसकी परत डालनी है। तो बिछावन की परत कितनी होनी चाहिए, लगभग 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर जो है चौड़ी वो है आपको बिछावन डालनी है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की। इसके बाद में आपको 75 से लगभग 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की लेयर कौन सी चाहिए आपको, बिछावन की। 75 से 100 सेंटीमीटर आपको लेयर चाहिए किसकी, गोबर की। ठीक है, लगभग आपको 75 से 100 सेंटीमीटर जो है गोबर की एक लेयर डालनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से एक 75 से 100 सेंटीमीटर की लेयर और बननी है। वो किसकी होएगी, वो होएगी इस बिछावन की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर बिछावन डालना है। उसके बाद 75 से 100 सेंटीमीटर गोबर डालना है। उसके बाद फिर से आपको 75 से 100 सेंटीमीटर बिछावन डालना है। आपको ये लेयर जो है वो इस टाइप से डालनी है कि जो आपका सरफेस था, ठीक है, उससे लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर हो जाए। ठीक है, मतलब ये मान लो आपका इतना खड्डा है, ठीक है, 1 मीटर ही अपन मैंने यहाँ पे बताया ना आपको 1.10 मीटर जो है आपको गड्ढे की जो गहराई रखनी है। तो आपको क्या है 50 सेंटीमीटर ऊपर तक जो है, मतलब ये गड्ढे का लेवल आ गया 1 मीटर 10, ठीक है, 1.10 मीटर तक। अब इससे 50 सेंटीमीटर ऊपर रख के जो इतनी भराई करनी है। इसके बाद में क्या है, मिट्टी से इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, मिट्टी की परत से इसको बंद कर देते हैं। लगभग 3 से 4 जो है महीनों के अंदर ये क्या है, गोबर की खाद जो है तैयार हो जाती है। किसके अंदर, मॉडिफाइड पिट मेथड के अंदर। कितने महीनों में, 3 से 4 महीनों के अंदर जो है गोबर की खाद आपकी तैयार हो जाएगी। और इसके बाद में आपको इसको यूज़ कर लेना है। आपको यूज़ जो है वो कैसे करना है, जो क्रॉप्स होती है अपनी फील्ड क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर कितनी 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, और जो वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, वेजिटेबल के अंदर कितनी करनी है, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, तो आपको क्रॉप्स के अंदर 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर डालनी है और वेजिटेबल्स के अंदर 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है वो आपको गोबर की खाद डालनी होगी। ठीक है, तो ये आपका मॉडिफाइड पिट मेथड था जिसके अंदर आपको बता दिया मैंने 10 सेंटीमीटर पहले बिछावन आएगा, फिर 75 से 100 सेंटीमीटर गोबर की लेयर, फिर 75 से 100 सेंटीमीटर बिछावन, और लगभग ऐसे ऐसे लेयर बनाते जाना है। और जब जो आपका सरफेस था उससे 50 सेंटीमीटर ऊपर हो जाए तो उसके बाद लेयर नया बिछा के मिट्टी की परत बना के उसको बंद कर देते हैं। लगभग ज़्यादातर माना जाता है कि ये 3 से 4 महीने में गोबर की खाद जो है सड़कर तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपका मॉडिफाइड पिट मेथड। इसके बाद में अपने बात करते हैं ट्रेंच मेथड की। ठीक है, ट्रेंच मेथड में आपको क्या याद रखना है, ये तो मैंने बता ही दिया किसने डिस्कवर्ड किया था, CN आचार्य जी ने डिस्कवर्ड किया था। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेस्ट मेथड कौन सा है गोबर की खाद बनाने का, तो वो भी कौन सा है, ट्रेंच मेथड है। अब एक चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर जो लेंथ होती है, लंबाई, वो कितनी रखी जाती है, 6 मीटर रखी जाती है। जो चौड़ाई होती है, ठीक है, लंबाई कितनी है, 6 मीटर रखनी है। जो चौड़ाई होती है वो आपको कितनी रखनी है, 1.15 मीटर। ठीक है, 1.15 मीटर रखनी है। और जो गहराई होती है वो 1 मीटर रखनी है। सबसे जो इस ट्रेंच मेथड है इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या बनता है कि जो ट्रेंच मेथड है इसके अंदर गहराई कितनी रखनी चाहिए, तो 1 मीटर इसकी डेप्थ रखनी चाहिए। आप इसकी डेप्थ 1 मीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ट्रेंच मेथड होती है इसके अंदर इसकी डेप्थ कितनी रखते हैं, तो 1 मीटर रखते हैं। ठीक है, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई, और ये इसकी डेप्थ होगी। इसके अंदर फिर वही सिस्टम है। आपको इसके अंदर बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, इस गड्ढे को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इस इधर वाले आधे पार्ट को भरा जाएगा। ठीक है, जब ये आधा पार्ट भर जाए, ठीक है, इसके अंदर जैसे बिछावन की, फिर गोबर की, ऐसे लेयर तो वो सेम ही रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसको भरेंगे। जब ये भर जाए तो उसके बाद में इसको भरेंगे। इसका अपने को फ़ायदा क्या होता है कि जब अपने इस गड्ढे को भर लेंगे, फिर जब इस गड्ढे को भर रहे होंगे, जब तक ये गड्ढा भरे जाएगा तब तक अपने को ये खाद तैयार हो जाएगी। फिर इस खाद को निकाला और फिर जब ये गड्ढा ये खाद तैयार हो जाएगी, इस गड्ढे को भरते रहेंगे। तो इस टाइप से मतलब आपको पूरे साल जो है खाद जो है मिलती रहती है। ठीक है, बिछावन वगैरह है उसकी लेयर वही रखनी है। बस आपको ट्रेंच मेथड में एक तो याद रखना है किसने डिस्कवर किया था, तो CN आचार्य। इसकी डेप्थ कितनी होती है, तो 1 मीटर होती है। और थ्योरी के अंदर लिखो तो आपको ये लाइन जरूर लिखनी है कि इस गड्ढे को 2 पार्ट में, जो नाली होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले एक गड्ढा भरते हैं फिर दूसरा। इस टाइप से अपने को पूरे साल जो है वो खाद तैयार
मिलती है। ठीक है, तो ये थी आपको FYM का, फार्म यार्ड मैन्योर का। इसके बाद में अपने बात करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग की, हरी खाद की। ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन मैन्योरिंग की बात करते हैं, हरी खाद की बात करते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग होती है, ये क्या होती है, जो हरी फसलें होती हैं उनको खेत के अंदर दबा दिया जाता है और वो जो है सड़कर जो है न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट को अवेलेबल कराती हैं। तो ये है ग्रीन मैन्योरिंग। अब इसके अंदर याद क्या रखना है कि ग्रीन मैन्योरिंग होती है, इसके दो मेथड हैं। ठीक है, टू टाइप जो है इसके मेथड हैं। कौन कौन से, एक तो इन सिटू और एक एक्स सिटू, और एक एक्स सिटू। ठीक है, जो ग्रीन मैन्योरिंग है इसके दो मेथड है, एक तो इन सिटू और एक एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब उसी स्थान पर, ठीक है, जब अपने फसल मान लो यहाँ उगाई हुई है और यहीं इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो उसको बोलेंगे इन सिटू मैन्योरिंग। और जब यहाँ की फसल को यहाँ से उखाड़ा, ठीक है, और दूसरे स्थान पर यदि मैंने इसको लगा दिया तो इसको बोलेंगे एक्स सिटू। ठीक है, इन सिटू मतलब इसी स्थान पर फसल को उगाया और यहीं पे मिट्टी में मिला दिया। एक्स सिटू यहाँ से प्लांट्स को उखाड़कर दूसरे स्थान के अंदर मिट्टी में दबा दिया, तो उसको बोलेंगे अपने एक्स सिटू मैन्योरिंग। अब इसके अंदर याद क्या रखना है, इनके एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू मैन्योरिंग, ठीक है, या एक्स सिटू मैन्योरिंग। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो इसके अंदर तो उसी स्थान पे हो जाएगी, इन सेम फील्ड लिख सकते हैं अपनी सीधा ही, क्रॉप प्लांट इनकॉर्पोरेट। ठीक है, इन सेम फील्ड क्रॉप प्लांट इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, उसी के अंदर मिट्टी पे दबा देते हैं। तो ये हो गया इन सिटू का। एक्स सिटू के अंदर क्या रखना है कि क्रॉप प्लांट्स आर कोलेक्ट फ्रॉम अनदर फील्ड। ठीक है, मतलब दूसरे स्थान से अपने को क्या करने हैं, जो क्रॉप प्लांट्स है उनको कलेक्ट करने हैं। इसके एग्जाम्पल सबसे बढ़िया हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जो इन सिटू है वो आपको क्या याद रखनी है, मतलब यदि आप राजस्थान से हो तो लगभग आपको इन सिटू वाले आसानी से नाम पता हो जाएंगे। जो अपने आम भाषा के अंदर जिनके फसलों के नाम लेते रहते हैं वो इन सिटू के अंदर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल आता है सनहेम। ठीक है, उसके बाद में आता है इसका क्लस्टर बीन। फिर इसका एग्जाम्पल आता है आपका काउपी, जो चमड़ा होता है। क्लस्टर बीन गुआर हो गया। ठीक है, उसके बाद में काउपी के अलावा आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है क्या, सनहेम्प हो गया, क्लस्टर बीन हो गया, काउपी हो गया और एक ढेंचा। ठीक है, ये चार जो है वो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से, सनहेम, क्लस्टर बीन, काउपी और एक आपका जो ढेंचा है वो किसके एग्जाम्पल है, वो है इन सिटू मैन्योरिंग के एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो ये आपको जो है एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू मैन्योरिंग। एक्स सिटू है, इसके कौन कौन से हैं, एक तो है ग्लिसरीडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लिसरीडिया का। ठीक है ना, तो एक्स सिटू है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसरीडिया प्लांट्स। और ग्लिसरीडिया प्लांट्स जो होता है ये क्या करता है, जो सेलाइन होती है आपकी सॉइल, सेलाइन एंड एल्केलाइन जो सॉइल होती हैं उसके क्या करते हैं, ये रिक्लेमेशन करते हैं। ठीक है, सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल की रिक्लेमेशन के लिए अपने किसका यूज करते हैं, ग्लिसरीडिया प्लांट्स का यूज करते हैं। और एक्स सिटू के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, जैसे नीम हो गया, ठीक है, करंज हो गया। ठीक है, नीम, करंज और ग्लिसरीडिया ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये है आपके एक्स सिटू के। सनहेम्प, क्लस्टर बीन, काउपी, ढेंचा और एक मूंग, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके इन सिटू के। ठीक है ना, अब एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो एक क्या नाम लेते हैं, जो राजस्थान है,
ठीक है। राजस्थान हो गया, या अपने ये समझ सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर किसका यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा सन हेम्प का, ठीक है ना। जो ड्राई एरिया होता है या एरिड रीजन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सन हेम्प का यूज करते हैं। और जो आपका साउथ इंडिया है वहाँ पे किया जाता है डेंचा का, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत जाता है और ये वाटर लॉग्ड कंडीशन के अंदर ये सूटेबल होता है कौन सा, डेंचा। इसके अलावा एक जो है आपके डेंचा से रिलेटेड एक टर्म है ब्राउन मैन्यूरिंग। ब्राउन मैन्यूरिंग के अंदर बेटा क्या होती है कि इसके अंदर जो डेंचा होता है उसको लगाया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर जो राइस होता है उसको बीज के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। जो इसको बोल सकते हैं कि जो राइस है उसको सीड के द्वारा लगाना, या इसके लिए एक टर्म भी यूज होती है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, आपको बाद में बता दूंगा। मतलब जहाँ पर जो चावल होते हैं उनको बीज के द्वारा लगाया जाता है पैडी को, तो उसके अंदर क्या करते हैं, ये डेंचा को भी लगा देते हैं। डेंचा को लगाने के बाद जब ये डेंचे के प्लांट्स जो ग्रो कर जाएंगे तो उनको क्या कर देते हैं, इन मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। अब इसके अंदर सीधा मिट्टी के अंदर नहीं मिलाया जाता, इसके लिए आपको एक हर्बिसाइड यूज करना पड़ता है, कौन सा, जो 2,4-D होता है, ठीक है। 2,4-D होता है, इसके द्वारा इसको नष्ट कर दिया जाता है और फिर इसके द्वारा जो डेंचा होता है इसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, या अपने आप मिल जाते हैं ये, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले याद क्या रखना है कि जो डेंचा है वो एक तो जो साउथ इंडिया वहाँ पे यूज़ किया जाता है, राइस जो फील्ड होता है इसके अंदर डेंचे को लगा दिया जाता है, फिर 2,4-D का स्प्रे करके इसकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है और ये मिट्टी के साथ मिलते रहते हैं। जो और ये क्या करते हैं, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट तो थे इसके अंदर, वो सारे न्यूट्रिएंट जो हैं आपको राइस फील्ड के अंदर मिल जाएंगे। अब इसके अंदर आपको याद क्या रखना है कि एक तो किस जो हर्बिसाइड का यूज़ किया जाता है, तो 2,4-D का यूज़ किया जाता है किसके अंदर, ब्राउन मैन्यूरिंग के अंदर, ठीक है। कौन सी क्रॉप का यूज़ किया जाता है, ठीक है, किसके रूप में, जो आपकी ग्रीन मैन्यूरिंग है तो उसके लिए आपको याद रखना है डेंचा। कौन सी क्रॉप के लिए यूज किया जाता है, तो पैडी क्रॉप के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कब जो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो आपके बुआई के 25 से 30 दिन पश्चात, ठीक है। जब आपने फसल की बुआई कर दी, आपने पैडी फील्ड की बुआई कर दी, उसके 25 से 30 दिन बाद जो है इसको डेंचा को नष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी थी ग्रीन मैन्योरिंग और FYM, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज मेरी कुछ थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी और कुछ भांजा आया हो तो वो शोर मचा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अपने जो कल का लेक्चर है वो रहेगा कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट पे, ठीक है। और जल्दी मैं क्वेश्चन सीरीज जो स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 दिन से आपकी क्लास भी नहीं ले पाए क्योंकि मेरे को संग्रिया जाना पड़ गया था, ठीक है। तो अपने जल्दी वो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा और इससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। थैंक यू।